हेलो बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। फिजिक्स में जो हमारा टारगेट है वो टारगेट आपने देख ही लिया होगा कि टारगेट हमारा सीधा सा है कि चैप्टर को वास्तव में फील करके आपको समझाना, चैप्टर के हर टॉपिक को वास्तव में फील कराना और वास्तव में फील के साथ-साथ आपको ये भी बताना कि वो टॉपिक दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ उपयोग हो रहा है और हम उसे कैसे समझ सकते हैं या कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। देखो, सही बात तो यही है कि अगर हम सब्जेक्ट की जानकारी को इस तरीके से ग्रहण करेंगे तो उस सब्जेक्ट का उपयोग हम अपने जीवन में भविष्य में कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट की सहायता से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं या उस सब्जेक्ट में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं या बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि 12th जो है, 11th-12th जो है वो बेस है और इस बेस में ही हम सब्जेक्ट को रटते हैं, तो फिर आगे की चीज़ें हमारी बिल्कुल की बिल्कुल खराब हो जाती है। तो कोशिश हमारी ये है कि आपको इस बेस में ही चीज़ों को वास्तव में फ़ील कराई जाए, वास्तव में समझा के दी जाए कि वास्तव में चीज़ें क्या हैं। तो चलिए, इस बहुत बढ़िया सेशन में, बहुत खूबसूरत सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस सेशन को हम आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हमने लगभग 4 क्लासें अटेंड की हैं, जिसमें आपको बताया कि वास्तव में वैद्युत धारिता क्या होती है, बताया कि पदार्थों के प्रकार क्या होते हैं, वैद्युत धारिता का फॉर्मूला कैसे आया, विलकृत कोणीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है। संधारित्र को एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो संधारित्र अगर वास्तव में आपको देखना है तो ये संधारित्र इस तरीके से पंखों में, मोटरों में, ठीक है, आपने ये लगा देखा होगा, यही कैपेसिटर होता है। इसका काम होता है अपने भीतर आवेश को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करना और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उस आवेश को एक साथ हमें क्या कर देना, प्रोवाइड करा देना। इसका पंखों में क्या उपयोग है, क्यों लगाते हैं, ये सब हमने पिछली क्लासों में आपको बताया। आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हो। इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली मैंने सिखाने का प्रयास किया। ओके, तो आज की क्लास में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने हैं जो बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपको डेरिवेशन बहुत सरलता से सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 2 चीजें आती हैं। एक तो फिजिक्स में रहता है थ्योरी और एक फिजिक्स में रहता है न्यूमेरिकल्स। अगर थ्योरी 35 से 40 नंबर की रहती है तो फिर न्यूमेरिकल भी 30 से 35 नंबर की रहती है, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कम आते हैं, 2-4 नंबर के, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर की थ्योरी क्या रहती है, ज्यादा। थ्योरी 2 पार्ट में बटी होती है। 2 पार्ट में है कुछ डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा, टॉपिकों की आपने देखी होंगी परिभाषा, मात्रक और उनकी विमा, ठीक है। परिभाषा हो गए, मात्रक हो गए और विमा हो गया, और आप कह सकते हैं उनके सूत्र से संबंधित भी चीजें आ सकती हैं। ये जो पार्ट है वो मुझे लगता है 2 से 3 नंबर का ही रहता है। अगर पूरा कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लोगे, 2 से 3 नंबर का, या तो कोई एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी होगी, एक आध नंबर में, एक आध मात्रक या विमा पूछ लिया होगा, 2 से 3 नंबर मैक्सिमम खिंच के 3 से 4 नंबर हो सकता है। थ्योरी में ये डेफिनेशन वाला पार्ट, फॉर्मूला वाला पार्ट, ठीक है, परिभाषा वाला पार्ट, अगर डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 से 3 नंबर का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेरिवेशन से। डेरिवेशन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेरिवेशन से। अगर 35 से 40 नंबर की थ्योरी पूछी जा रही है, उसमें 2-3 नंबर का निकाल दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि लगभग 35 प्लस नंबर की जो है वो डेरिवेशन आपके कोर्स में रहते हैं। न्यूमेरिकल्स का तो हिस्सा एक बहुत बड़ा है ही, वो तो हर चैप्टर में आपको सिखाने का प्रयास कर ही रहे हैं और आप सीख ही रहे होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल को कैसे करना है, कैसे सरल भाषा में करना है, चैप्टर बाय चैप्टर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करा रहे हैं। आप हमारे लगातार सेशनों से जुड़ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको सीखने को मिलेंगे, थ्योरी भी आपको सीखने को मिलेगी। तो हमारा टारगेट इन डेरिवेशन में है कि डेरिवेशन जब हमारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर के रहने वाले हैं तो ये डेरिवेशन हम सरल भाषा में कैसे सीखें, वही आपको कराने का यहां पर हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको डेरिवेशन
बहुत सरल भाषा में सीखने हैं, बहुत सरल भाषा में, तो कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं जो हर चैप्टर के आप डेरिवेशन में यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। क्या क्या तरीके हैं समझो। पहला तरीका ये, कोई भी डेरिवेशन जब आपसे पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ा, हम कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर के एक डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, एक टॉपिक को उठा के बात कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको पढ़कर और हम एक चित्र बनाएं। हम एक क्या बनाएं? चित्र। आपको बहुत सरल भाषा सिखा रहा हूं, बहुत सरल तरीके से डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूं, मूल मंत्र बता रहा हूं। जिस बच्चे ने ये तरीका पकड़ लिया, फिजिक्स में एक भी डेरिवेशन उसे परेशान नहीं होगा। और जिस बच्चों को डेरिवेशन आ गए, उसे चैप्टर की थ्योरी भी बहुत ढंग से तैयार हो। चैप्टर की थ्योरी में सबसे ज्यादा क्या है? डेरिवेशन। डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं तरीके से तैयार कर भी लेता बच्चा, रट रटा के तैयार कर लेता। हमारा काम रटवाना नहीं है, हमारा काम आपको सिखाना। लेकिन फिर भी तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको चित्र ड्रॉ करना है। और अगर आपने किसी भी डेरिवेशन में चित्र को 100% समझ लिया, अगर 100% समझ लिया कि ये चित्र कैसे बनाया गया है, और क्वेश्चन पढ़ के चित्र आपने अगर बना लिया, तो मैं ये मानता हूं कि उस डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप, ठीक है, उस डेरिवेशन को बहुत सरल भाषा में कर सकते हो। जैसे कि अभी हम आज की क्लास की जो डेरिवेशन कराएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कराएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाना है, और अगर इतना कर लिया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेरिवेशन में आपको कोई समस्या आने वाली है। और भी कुछ करना है तो हाँ, डेरिवेशन में टारगेट फिक्स करो। डेरिवेशन में टारगेट फिक्स करो। टारगेट फिक्स का मतलब क्या है? कि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है। अब गुरुजी ये कैसे हमें पता चल जाए कि क्या निकालना है? सर, हमें क्या निकालना है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको पहले ही बताया गया, क्वेश्चन किस लिए है? क्वेश्चन आपको यही तो बताएगा कि आपको क्या करना है। जैसे हमने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो उसमें लास्ट के कुछ शब्दों पे ध्यान दोगे तो उसमें कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें निकालना क्या। और जब आपको यह पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि निकालना क्या है, तो उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो जो चीजों की हमें जरूरत पड़े, उन्हीं चीजों को हमें क्या करना है? निकाल के और उसमें पुट कर देना, वैल्यू को रख देना, वो चीज हमें निकल के आ जाएगी। ये डेरिवेशन करने के कुछ तरीके हैं जो आपको हर डेरिवेशन में लगाने चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद चित्र अगर ढंग से बन जाए, और अगर डेरिवेशन का चित्र ढंग से बन गया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, या आपको बताना चाहता हूं कि बेटा उस डेरिवेशन में जो हिंदी की लाइनें लिखी जाती हैं, जो बच्चा बार बार पढ़ पढ़ के उसे याद करता है, बेटा वो हिंदी की लाइनें कभी भी उसे याद नहीं करनी पड़ेगी। जो चित्र में, चित्र जो दिखता है उसी को हम हिंदी की लाइनों में लिखते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर उसके बाद टारगेट फिक्स कर लो कि हमें क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व। तो बेटा इस चैप्टर में हमने जो अभी तक समझ लिया है वो संधारित्र तक समझ लिया है, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो अपने भीतर आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा करती है और जरूरत पड़ने पर उस आवेश को हमें प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। संधारित्र के अगर हम प्रकार की बात करें तो संधारित्र आकार के आधार पर, ठीक है, 5 तरीके के आपको बताए गए थे। एक था समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा था गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, और जो तीसरा था वो था बेलनाकार संधारित्र। सबका काम, सबके मैकेनिज्म लगभग एक जैसी ही रहेगी। और एक चौथा है वैद्युत अपघट्य संधारित्र,
वैद्युत अपघट्य संधारित्र। और जो 5वें नंबर का है वो है परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती संधारित्र। ओके। तो आपने यहां पर ये देखा कि 5 तरीके के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर बनाया जाता है। 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर ये संधारित्र बनाया जाता है। गोलीय संधारित्र में 2 गोलों की सहायता से ये संधारित्र बनाया जाता है। बेलनाकार संधारित्र में इसकी आकृति बेलनाकार होती है, 2 बेलन होंगे, चालक होंगे, ठीक है। वैद्युत अपघट्य में वैद्युत अपघट्य विलयन होगा, एक ऐसा विलयन जो करंट फ्लो करने पर बड़ी आसानी से अपने आयनों में टूट जाए। इसमें 2 प्लेट लगा देते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा। परिवर्ती संधारित्र में जो धारिता है वो बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी हमें आवश्यकता अनुसार। कम चाहिए धारिता तो कम कर सकते हैं, धारिता अगर हमें ज्यादा चाहिए तो धारिता ज्यादा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, ये 3 संधारित्र आपके 12th के कोर्स में नहीं है, केवल ऊपर के 2 संधारित्र ही 12th के कोर्स में अवेलेबल है। एक है समांतर प्लेट संधारित्र और एक है गोलीय संधारित्र, यही 2। और इसमें से भी जो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये वोड की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट की कैटेगरी में है समांतर प्लेट संधारित्र। पढ़ेंगे तो हम गोली संधारित्र भी, ठीक है। बेलनाकार वैद्युत अपघट्य संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र ये आपके कोर्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हल्की सी मैंने आपको जानकारी दे दी। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो समांतर प्लेट संधारित्र पर रहेगी, गोलीय संधारित्र को अगली क्लास में कवर करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे, जो भी डेरिवेशन होंगे, वो एक बार में कवर करेंगे। एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि संधारित्र एक युक्ति है, एक है डिवाइस है, ठीक है, जो अपने भीतर पर्याप्त मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकती है। छोटी सी डिवाइस में बहुत अधिक मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकती है। लेकिन संधारित्र जो हमेशा बनाया जाता है वो 2 चालकों की सहायता से बनाया जाता है। ये जो युक्ति है, जो डिवाइस है, वो हमेशा 2 चालकों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे संधारित्र के जितने प्रकार हैं, उन प्रकार में समांतर प्लेट संधारित्र में 2 चालक एक दूसरे के समांतर रखे इसे बनाया जाएगा। गोली संधारित्र में 2 चालक संकेंद्रीय 2 गोलीय चालक होंगे, उनकी सहायता से बनाए जाएंगे बेलनाकार। और वही पूरा का पूरा क्या है, इनमें कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास के टॉप मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में से अगर डेरिवेशन कोई आएगा तो ये टॉप मोस्ट डेरिवेशन है। डेरिवेशन का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे पहले आपको जनरली समांतर प्लेट संधारित्र समझाएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। फिर हम इसी में एक लाइन और जोड़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब इसी में एक डेरिवेशन और हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट अगर संधारित्र है, मतलब 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर इसको बनाया गया है, जिस पर आवेश की मात्रा को हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसकी धारिता कितनी होगी। चूंकि धारिता का मतलब क्या है कि कोई ऐसी डिवाइस जिस पर आवेश इकट्ठा हो रहा है तो वो कितना इकट्ठा कर सकता है, उसके धारण करने की क्षमता क्या है, इसी को हम धारिता कहते हैं। तो धारिता तो हम इस चैप्टर में निकालेंगे, चैप्टर का नाम ही है। हम यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी चालक या कोई भी डिवाइस कितना आवेश धारण कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी, धारिता क्या होगी। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा कि इसकी धारिता क्या होगी। सबसे पहले जनरली तौर पे हम समांतर प्लेट संधारित्र को समझते हैं चित्र के जरिए से, अलग से भी बनाएंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ 2 प्लेटें लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ चित्र में दिखाई है कि ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट एक्स और एक प्लेट वाई। 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट एक्स और एक प्लेट वाई, प्लेट एक्स और प्लेट वाई, ठीक है। दोनों धातु की हैं। धातु की क्यों है, चालक ही हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। चालकों पे आवेश जो है वो पृष्ठ पर इकट्ठा होता है, वो बहुत आसानी से इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के हमने क्या ली है, समांतर ली है, ठीक है। इस प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश देंगे, तो इस पर देखो प्लस क्यू आवेश आ गया। अब होगा क्या, पूरी कहानी को समझो। ये जो पहली प्लेट को आपने प्लस आवेश दिया है, दूसरी प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, दूसरी प्लेट पर कोई आवेश नहीं है। इसे थोड़ा सा यहां समझो। ये मेरे पास एक प्लेट है और ये मेरे पास दूसरी प्लेट है। ये मेरे पास एक प्लेट है और ये मेरे पास दूसरी प्लेट है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या है, समांतर।
इसमें दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध मैंने कैसे कर दिया? पृथ्वी से। पहली वाली प्लेट को मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये पहली प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन अगर वो चालक है, अगर वो चालक है तो उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होंगे। तो बेटा ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके ऋणावेश को अपनी ओर क्या कर लेगी? आकर्षित कर लेगी। नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगी, चालक के बाहर नहीं निकालेगी, आकर्षित कर ले। मतलब इसके इस प्लेट के भीतर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, या मान लो हमने इसे 10 कूलाम आवेश दिया पॉजिटिव, तो ये 10 कूलाम पॉजिटिव चार्ज जो है वो 10 कूलाम नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। पूरा कंप्लीटली चार्ज तो नहीं कह सकते, उस चालक के भीतर, उस चालक प्लेट के भीतर जितना ऋणावेश है वो पूरा आकर्षित कर लेगा, जितना इस पे है उतना आकर्षित करेगा। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव को आकर्षित करेगा, सरल सी बात। तो अगर यहां 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब इसके भीतर जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। कहानी को समझो, किसी भी पदार्थ के भीतर परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। यहां पर पूरी वास्तविक कहानी को समझो। चालकों में क्या होता है? इन्हीं परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। जब इन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ये परमाणु क्या हो जाते हैं? धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनावेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन तो ऋण होते हैं। अब मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट है। पूरी कहानी को वास्तव में समझाना चाह रहा हूं। हवा में उड़ाना चाहूं तो मैं नॉर्मल उड़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके नजदीक पॉजिटिव प्लेट को रखा, तो अब ये पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉनों को, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अब होगा क्या कि अभी ये इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में कह सकते हैं एक समान रूप से होंगे, सब अपनी अपनी जगह पूरे पदार्थ में होंगे, लेकिन जैसे ही इसके नजदीक कोई पॉजिटिव प्लेट ले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा, और इधर की साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। इधर की साइड, इधर के भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की साइड आकर्षित हो जाएंगे। अगर इसका एक नया चित्र बनाना चाहूं तो इसमें परमाणु तो भरे हैं, बहुत वित नहीं है। परमाणु तो अपने स्थान को छोड़ते नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक है, परमाणु तो उसमें भरे हैं। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आई कि जितने इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर भी थे, नीचे भी थे, अब ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ये धनावेश है वो तो रहेगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ धन रह गया और नीचे की तरफ क्या हो गया? ऋण हो गया, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर खींचे हैं। तो बस वही कहानी यहाँ होगी, ये पॉजिटिव अपने नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इधर जो है वो और दूसरी भाषा में कहे, वैसे तो वास्तविक स्वरूप तुमने समझ ही लिया कि क्या हो रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इस तरीके से नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा। हालांकि इस कंडीशन को हम किसी भी चालक की क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं इस कंडीशन को। आवेश का ध्रुवीकरण हो गया। किसी भी चालक में आवेश का क्या हो गया? ध्रुवीकरण। आवेश अलग अलग हो गया, पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग। अब हमने क्या किया? इस प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर दिया? अर्थ से। अर्थ के बारे में आपको पता है, पृथ्वी के बारे में पता है, एक बहुत बड़ा चालक होता है। आप उसे कितना भी आवेश दे सकते हैं, वो कितना भी आवेश ले सकते हैं। तो भैया ये पॉजिटिव जो है वो इस पॉजिटिव की वजह से प्रतिकर्षित हो रहा है। प्रतिकर्षित मतलब ये पॉजिटिव यहां से बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर कनेक्ट होगा पृथ्वी से, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव जो है वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और इधर की साइड अगर देखोगे, इधर की अंदर वाली साइड देखोगे, ठीक है, अगर अंदर वाली साइड देखोगे तो अंदर वाली साइड जो है, ये अंदर वाली साइड, ठीक है, इसके बाहरी पृष्ठ वाला जो बाहरी पृष्ठ वाला जितना भी आवेश है वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी पर। अब इसकी कंडीशन देखोगे तो इस पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस क्यू। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखते हो तो पहली प्लेट पर प्लस आवेश आता है, और जितना पहली प्लेट पर प्लस है उतनी ही दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अगर इसका संबंध, इसके बाहरी पृष्ठ का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए।
इस प्लेट पे आवेश था, इस प्लेट पर आवेश इसकी वजह से उत्पन्न हो गया, इसी को हम कौन सी विधि कहते हैं? प्रेरण विधि, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाई थी। ये आवेश तो नहीं था, आवेश आपने उत्पन्न कर लिया, इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। और गहराई से समझना चाहो, प्लस माइनस है तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक समान होगा, देख रहे हो। लेकिन सिरों पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो असमान होगा, क्योंकि सिरों पर वैद्युत बलरेखाएं देख रहे हो, हल्की सी टेढ़ी हो रही, तिरछी हो रही। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वैद्युत क्षेत्र समान होता है और किनारों पर कैसा होता है? असमान होता है। ठीक, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया है? एक जैसी प्लेट है, और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो क्या ले ली है? डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ले ली है डी। इस प्रकार कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र अपने भीतर आवेश को इस तरीके से इकट्ठा करता है। जब हमें एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश इकट्ठा होता है, एक पर नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। जब हमें इस आवेश की जरूरत होती है तो एक साथ ये आवेश हमें क्या कर देता है? प्रदान कर देता है। तो अगर कोई आपसे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पूछ रहा है तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कह सकते हैं, सर इसमें धातु की दो प्लेटें लेते हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखते हैं, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रख के एक प्लेट को प्लस आवेश देते हैं, जिससे दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस आवेश। लेकिन माइनस तभी आएगा जब दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर देंगे? पृथ्वी से कर देंगे। इस प्रकार इस दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखकर और इस पर आवेश इकट्ठा किया है, इसलिए इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इस समांतर प्लेट संधारित्र में एक काम और कर सकते हो, जैसे कि जो बीच की जगह है, अभी बीच की जगह मैंने खाली दिखाई, आप इस बीच की जगह में कोई परावैद्युत पदार्थ भर सकते हो। कोई क्या भर सकते हो? परावैद्युत पदार्थ भर सकते हो, परावैद्युत पदार्थ। संधारित्र की एक विशेषता होती है कि अगर संधारित्र की जो बीच में जगह खाली दिख रही है, अगर उसके बीच में आपने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो बेटा उसकी धारिता बढ़ जाएगी। मतलब जो आवेश धारण करने की क्षमता है, अगर नॉर्मल प्लेटों के बीच में खाली है तो कम धारिता होगी, कम आवेश धारण कर पाएगा, और अगर पदार्थ रख दिया तो आवेश और ज्यादा धारण कर पाएगा। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जो भी इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा उस पर भी आवेश प्रेरित हो जाएगा। जो आवेश यहाँ है वो तो है ही, लेकिन उस पदार्थ पे भी आवेश क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा, तो और एक्स्ट्रा अमाउंट में आवेश इकट्ठा हो सकता है। इस प्रकार इसकी धारिता बढ़ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि समांतर प्लेट संधारित्र अपने भीतर आवेश को कैसे इकट्ठा करता है, इसमें दूसरी प्लेट का क्या काम है, पहली प्लेट का क्या काम है, कैसे आवेश आता है, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये सब कहानी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। समांतर प्लेट संधारित्र में एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी प्लेट का क्या अर्थ है। तो दूसरी प्लेट का काम होता है पहली प्लेट के विभव को क्या करना? कम करना। क्योंकि पहली प्लेट पर प्लस आवेश है तो इसकी वजह से इसका विभव धनात्मक होगा। दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है? ऋण। इसकी वजह से दूसरी प्लेट पर कौन सा विभव उत्पन्न होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक विभव पहली प्लेट के धनात्मक विभव को लगातार क्या करेगा? कम। और अगर किसी चालक का विभव लगातार कम हो रहा है आवेश देने पर, तो फिर उसकी धारिता लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। C बराबर Q अपॉन V। V बढ़ने पर धारिता लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। इस प्रकार यही सिद्धांत है संधारित्र का, यही सिद्धांत है कि संधारित्र में छोटे से आकार में भी और चालकों के आकार में बिना परिवर्तन किए, मतलब चालक बहुत बड़े नहीं ले दे, जितने बड़े चालक हैं उन पे ही हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसका कारण यही है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ये आपको बहुत आसानी से, बहुत तरीके से ये बात समझ में आई। अब हम इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालेंगे? धारिता निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो पहले मैंने आपको डेरिवेशन में क्या कहा था कि डेरिवेशन पढ़ के या क्वेश्चन पढ़ के और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो भैया पढ़ो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी। तो आप सब लोगों को अभी पता चल गया कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, कि दो प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। पहली प्लेट को प्लस आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ में माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया है? ए ले लिया है। अगर इन प्लेटों के बीच में वायु की जगह कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उतना ही इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि साहब क्वेश्चन पढ़ के हमें चित्र तो पता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें चित्र के बारे में जानकारी है। एक छोटा सा और चित्र बना देते हैं आपके लिए। ये हमारे पास दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है।
और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। पहली प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया साहब। दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध हम किससे कर देंगे, पृथ्वी से। पृथ्वी से नहीं करोगे तो इसमें आप जो माइनस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं वो माइनस क्यू आवेश नहीं आएगा, क्योंकि माइनस होगा प्लस होगा, उदासी नहीं माना जाएगा। तो दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही रहा है, वो तो आपको दिखाई दिया। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, एक चीज और समझनी होगी, एक प्लेट पर प्लस है और एक प्लेट पर क्या है, माइनस। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और एक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा, विभवांतर। एक प्लस है एक माइनस है तो विभवांतर तो 100% उत्पन्न होगा। तो विभवांतर हम कितना मान ले रहे हैं, v। और दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान। और उस वैद्युत क्षेत्र को हम क्या मान रहे हैं, E। उस वैद्युत क्षेत्र को हम क्या मान रहे हैं, E। ठीक है। ये भी मान के चल रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में के परावर्तनांक का कोई पदार्थ भरा होगा। बटा ये चित्र जो है वो हमने क्वेश्चन पढ़ के ही बनाया कि समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं। पहली प्लेट को धनावेश दिया जाता है, दूसरी प्लेट को ऋणावेश दिया जाता है। इसे नाम देना चाहो तो ये प्लेट x और इसे नाम देना चाहो तो ये प्लेट y। अब बात आती है कि साहब डेरिवेशन में जो सब हिंदी लिखी जाती है उस हिंदी को कैसे लिखें। तो मैंने आपको डेरिवेशन में हिंदी के बारे में बताया था कि साहब डेरिवेशन में हिंदी वही लिखी जाती है जो आपको चित्र में दिखाया। आपने किस में दिखाया, चित्र में। अच्छा साहब चित्र में आपने क्या दिखाया, तो सर हमने सबसे पहले चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया। तो पहली लाइन आप यही लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन आप यही लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र तो है लेकिन वो बनाया कैसे है, अब उसके बारे में कर दो। जो दो धातु की प्लेट, जो दो धातु की प्लेट x व y से मिलकर बना है। सही बात है, गलत बात है। माने एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो दो धातु की प्लेट x और y से मिलकर बना है, मिलकर बना है, ठीक। जो दो धातु की प्लेट x और y से मिलकर बना। जो चीज आपको चित्र में दिख रही है केवल वो लाइन, रटनी नहीं है, रटने से मुझे बचाना है आपको, ठीक है। अच्छा x और y दो धातु की प्लेट, अब क्या है फिर, क्या कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a, और बीच की दूरी कितनी है, d। तो आप लिखेंगे प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a व बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, d है। बीच की दूरी d है, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जो धातु की प्लेट से मिलकर बना है, ठीक है। इनके क्षेत्रफल a है और बीच की दूरी कितनी है, d है, ठीक है। और भी कुछ है, हाँ और भी है। प्लेट x को कौन सा आवेश दिया है, प्लस आवेश। तो यहां लिखेंगे प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। प्लेट x को कौन सा आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश। प्लेट y का संबंध, प्लेट y का संबंध पृथ्वी से कर दिया है, पृथ्वी से कर दिया। प्लेट y का संबंध पृथ्वी से कर दिया, ठीक है। फिर आगे प्लेट y का संबंध पृथ्वी से करने पर क्या हुआ, ठीक है। प्लेट y का संबंध पृथ्वी से करने से क्या हुआ, प्लेट y का संबंध पृथ्वी से करने से प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर, ठीक है, प्लेट y के आंतरिक और पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया है, माइनस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने वही हिंदी लिखी जो आपने चित्र में दिखाई थी कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है साहब है, जो दो धातु की प्लेट से मिलकर बना है, हाँ बना है,
ठीक है, एक प्लेट x एक प्लेट y है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, हाँ साहब है क्षेत्रफल a, बीच की दूरी d है, हाँ है बीच की दूरी d। प्लेट x को धनावेश दिया है, प्लेट y का संबंध किससे किया, पृथ्वी से किया है, प्लेट y का आंतरिक पृष्ठ में कौन सा आवेश आ गया, माइनस q, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। अब बताओ क्या कोई स्टूडेंट इस परिभाषा को भी रटेगा, एक लाइन और लिखना चाहो, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई हमने पदार्थ रख दिया है जिसका परावर्तनांक है, तो आप लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच के परावर्तनांक का कोई पदार्थ रखा, के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रखा, के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रखा है, ठीक। लो ये बढ़िया बात हो गई। अब मुझे एक बात बता दो, क्या कोई भी स्टूडेंट क्या इस हिंदी को लिखने के लिए, डेरिवेशन में हिंदी को लिखने के लिए, ये इसी डेरिवेशन की बात नहीं हो रही, आप फिजिक्स के किसी भी डेरिवेशन में अगर हिंदी लिखना चाह रहे हो तो केवल आपको चित्र बनाना हो। चित्र किससे बनता है, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में खुद कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आपको पता है, दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखते हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर एक प्लेट को धनावेश देते हैं, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार इसमें आवेश पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब बात करते हैं कि साहब अब हमें मेन डेरिवेशन की बात करनी है, तो हमें इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है, धारता। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या निकालना है, ये हमारा टारगेट है, तो हमें इसमें क्या निकालनी है, धारता निकालनी। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इसमें धारता निकालनी है और धारता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B। किसी भी चालक या संधारित्र, यहां संधारित्र की बात हो रही तो संधारित्र को लेके चलते हैं, कि किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश और आवेश को देने में उसके जो विभव में वृद्धि हो रही है या जो भी उसका विभवांतर है वो ठीक है, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश और उस, जैसे कि यहां संधारित्र की बात हो रही है तो यहां पर V जो है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर है। आवेश जब देंगे संधारित्र को तो उसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि एक प्लेट पर प्लस होगा एक प्लेट पर माइनस, तो विभवांतर तो उत्पन्न होना ही होना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस से माइनस क्यू, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहाँ गैपिंग है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव में डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव विभव यहाँ नेगेटिव, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो C बराबर Q अपॉन V हमें यह बताता है कि किसी संधारित्र को दिया गया आवेश Q है और V संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो मैंने आपसे यह कहा था कि एक टारगेट फिक्स करो, तो हमारा टारगेट क्या है, धारता निकालना, और धारता निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q अपॉन B। तो हमें अगर धारता चाहिए तो क्या पता होना चाहिए, Q बोले तो संधारित्र को दिया गया आवेश। तो एक बात बताओ, संधारित्र को कितना आवेश दे रहे हो, तो साहब हम तो प्लस Q दे रहे हैं ना, तो सर आवेश तो हमें Q ही पता है, भाई Q दिया गया आवेश है और हम भी आवेश कितना दे रहे हैं अपने क्षेत्र में, हमने संधारित्र को आवेश कितना दिया, प्लस Q, तो Q तो हमें पता ही है कि आवेश तो Q ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस Q आवेश देने में इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, तो टारगेट मिल गया कि नहीं मिल गया। धारता निकालने के लिए अब हमें दोनों प्लेटों के बीच के क्या निकालना है, विभवांतर निकालना। अगर बेटा आप दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर निकालने में सक्षम हो गए तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत सरल, खत्म बात। मैं ये कह रहा हूं कि फिजिक्स में आप डेरिवेशन पानी के तरीके से सीख जाओगे, एकदम सरल भाषा में, बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो टारगेट है हमारा धारता निकालना, धारता निकालने का में हमें आवेश चाहिए, विभवांतर चाहिए प्लेटों के बीच का। आवेश तो हम क्यू ही दे रहे हैं, क्यू देने में, आवेश क्यू देने में प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा ये निकालना। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है, चित्र को गौर से देखो। अब पिछले चैप्टरों के कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करने होंगे। आपको तीसरे चैप्टर में मैंने ये बताया था कि कोई भी दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक समान है, कुछ बीच की दूरी है और विभवांतर है। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला कराया था, ध्यान हो, E बराबर V अपॉन डी। अगर मेरे पास दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यहाँ बीच की दूरी है कुछ d, ठीक है, यहां पर विभव V1 है, यहां पर विभव V2 है, तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर जो है वो विभवांतर V है। तो यहाँ E बराबर आपको फॉर्मूला कराया था V अपॉन डी, और ऐसे भी बताया था कि दो प्लेटें हैं मान लो, और ये दो प्लेटें, एक पॉजिटिव, एक प्लेट पर पॉजिटिव है
और दूसरी वाली प्लेट है वो नेगेटिव है और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। ई बीच की दूरी भी है कुछ, और बीच की दूरी है तो विभवांतर भी होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, यहां पर ही तो लागू हो सकता है, ई बराबर बी अपॉन डी। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा बीच की दूरी का अनुपात को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। और गहराई से समझना चाहो तो मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में यही संबंध कराया था, ई बराबर डीवी बट्टे डी एक्स। अरे भाई, ई बराबर डीवी बट्टे डी एक्स। डीवी क्या था, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, डी एक्स क्या था, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और ई क्या था, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत क्षेत्र। तो सब कंडीशन वही तो है। तो बेटा क्या आपको इस चित्र को देखे क्या ये महसूस नहीं हो रहा कि एक प्लेट पर प्लस है, एक प्लेट पर माइनस है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बीच की दूरी है और विभवांतर हमें निकालना है। तो क्या ये फॉर्मूला विभवांतर का यहाँ पर v बराबर ई बराबर वी डी नहीं, बी अपॉन डी नहीं लगे। तो अब पहली लाइन में हम यही लिखेंगे, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर v बराबर, ऐसे जनरली फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन डी, ई बराबर वी अपॉन डी। तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, ई डी। क्या हो जाएगा, ई डी। ई प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है, डी प्लेटों के बीच की दूरी। लो साहब, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर तो हमने बहुत आसानी से निकाल दिया। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर तो आसानी से निकाल गया, वैद्युत क्षेत्र पता है, वो वैद्युत क्षेत्र ई है, बीच की दूरी डी है, विभवांतर निकालना, तो v बराबर ई डी। लेकिन दिक्कत का विषय यह है कि सर एक प्लेट पे प्लस है, एक प्लेट पे माइनस है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको स्पेशल डेरिवेशन कराया। हमारी पिछली क्लासों को आप देख लो, जो गॉस की प्रमेय हमने जब चैप्टर कराया, तो उसी गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में ये टॉपिक हमने करीबन 15 से 20 मिनट में खत्म कराया। एक प्लेट पर धनावेश है, एक प्लेट पर ऋण आवेश है, तो दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने वहां कराया, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व था, एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट राशि है ही। लेकिन अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है तो फिर यहां के का यूज करेंगे, और नहीं है तो के का मान कितना लगाएंगे, 1। अब दिक्कत का विषय यह है कि गुरुजी सिग्मा बराबर हमें एक फॉर्मूला पता होता है, Q अपॉन ए। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन ए। Q उन प्लेटों का आवेश, ए उन प्लेटों का क्षेत्रफल। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इन प्लेटों का आवेश हमें Q पता है और इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए पता है, तो सिग्मा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिग्मा तब लगाते थे जब हमें प्लेटों के क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, प्लेट अनंत विस्तार की थी, तो फिर हम क्या लगाते थे यहाँ पर सिग्मा। लेकिन यहाँ पर हमें पता है प्लेटों का क्षेत्रफल फिक्स है ए और प्लेटों पर आवेश है Q, तो फिर हमें यहाँ सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं। तो भाई प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के और डी। अब बताओ मुझे, हमें समांतर पड़ संधारित्र की क्या निकालनी थी, धारिता निकालनी थी, और धारिता निकालने के लिए हमें दोनों प्लेटों के बीच का क्या चाहिए, विभवांतर। विभवांतर मिल गया, तो हम यही लिखेंगे भैया समांतर, समांतर प्लेट, ठीक है, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। Q तो आवेश Q पता ही है, दे ही रहे। V का मान कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के और मल्टीपल डी। बड़ा Q से Q कैंसिल, तो C बराबर ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो बताओ ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी। लो भाई साहब, इस डेरिवेशन को करने में बच्चा बड़ा जिन्नो जिल्लत करता है, ये इक्वेशन दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और रट रट के अपना बुरा हाल कर लेता। बताओ बताओ, जो तरीका आपको बताया, क्या ये एक छोटे से मैथ की क्वेश्चन की तरह नहीं लगा हमें, कि जैसे मैथ के क्वेश्चन में एक टारगेट होता है, डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल करना है, एक्स को ढूंढना है, एक्स के सापेक्ष करना, और उसके जो फॉर्मूले, एक टारगेट मिल जाए तो फिर चीजें बहुत सरल है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर प्लेटों के बीच में ये दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच वायु और या फिर निर्वात, वायु या निर्वात, तो फिर आपको पता है कि के का मान हम कितना लगाएंगे, 1, और यही फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी।
ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बताइए, फील करके बताइए, फील करके बताइए इस डेरिवेशन में हमें हमें क्या निकालना था, सी निकालना था, और सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो सी निकालना है तो क्यू पता होना चाहिए, प्लेटों को आवेश हम क्यू ही दे रहे हैं तो क्यू तो पता ही है, लेकिन उस क्यू आवेश देने में दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा। एक प्लेट पर प्लस है, एक प्लेट पर माइनस है, वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में उत्पन्न हो रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी पता है, विभवांतर निकालना है, तो बेटा विभवांतर का तो फॉर्मूला वी बराबर ईडी होता है, हमने थर्ड चैप्टर में सीखा। और V बराबर ईडी होता है तो E कितना होगा दोनों प्लेटों के बीच का, तो एक प्लेट पर प्लस है, एक प्लेट पर माइनस है, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K होता है। रख दिया, खेला खत्म। देखो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। हिंदी कैसे लिखी जाएगी, इसका भी डर खत्म, चित्र कैसे बनेगा, इसका भी डर खत्म, पूरी बात एकदम कंप्लीटली आपको समझ में आई, मजेदार तरीके से समझ में आई। बताओ और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ये है डेरिवेशन की असली सत्यता। तो वास्तव में आपको चीजें सीखनी है तो आप बिल्कुल बिल्कुल कोर्स आपका दिसंबर तक पूरा कोर्स जो है 12th फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा कवर करा दिया जाएगा। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमसे और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल हम चैप्टर की एक वीडियो लेके आ रहे हैं, एक डेरिवेशन की वीडियो लेके आ रहे हैं। हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। आप यूट्यूब पर जाइए और वहां पर एंजॉय करिए, वो पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट करिए, और अपने भी बोर्ड एग्जाम, हाँ टारगेट सिर्फ यही है कि फिजिक्स को रियल में आपको समझा के देना, फिजिक्स को रियल में फील कराना, ठीक है। भविष्य में आप फिजिक्स, जब भी फिजिक्स का नाम सुनो तो आपको एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल अलग होना चाहिए फिजिक्स के नाम से, इस तरीके की आपको फिजिक्स करा के देनी है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के आपको ये डेरिवेशन और ये पूरी डेफिनेशन समझ में आई कि क्या है, ठीक है। समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता, तो समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता क्या निकल के आई, A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D। अगर यहां गौर से देखो तो समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता यहां तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती दिख रही है, दूसरा समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता यहाँ परावैद्युत पदार्थ के समानुपाती दिख रही है, तीसरा समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता बीच की दूरी के कैसी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, चौबट्टी में। एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट राशि है, इसका मान बदलेगा नहीं। प्लेटों का क्षेत्रफल बदल सकते हैं, बड़ी प्लेटें ले सकते हैं, छोटी प्लेटें ले सकते हैं, बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। परावैद्युतांक के का मान भी बदल सकते हैं। अगर इसमें कागज रख रहे हो तो उसका परावैद्युतांक अलग है, कांच रख रहे हो तो उसका परावैद्युतांक अलग है, पदार्थ चेंज करोगे तो उनके परावैद्युतांक भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो इनके मान बदल सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि किसी समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता अगर घटानी बढ़ानी है, अगर हमें ज्यादा लेनी है तो प्लेटों का क्षेत्रफल आप बढ़ा लो, बड़ी प्लेटें ले लो, तो समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता उतनी ज्यादा हो जाएगी। और बढ़ानी है तो परावैद्युतांक पदार्थ भर दो उसके बीच में, और जितनी अधिक क्षमता का परावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे उतनी धारिता ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर बीच की दूरी का अलग सेटअप है, बीच की दूरी समांतर पेड़ संधारित्र की बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए बीच की दूरी, तो धारिता अधिक होगी, दूर होगी तो धारिता कम होगी। एक चीज और मैं आपको समझाऊं, जैसे कि हमने ये बातें ये तीन निकाली, ये फॉर्मूले के बेस पर निकाली, दिख रहा है कि ए बढ़ाने पर धारिता बढ़ रही है, दिख रहा है कि के बढ़ाने पर धारिता बढ़ रही है, दिख रहा है कि डी घटाने पर धारिता बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में आप ये फील कर पा रहे हो कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्यों बढ़ रही है, प्लेटों का एरिया बढ़ाने पर धारिता क्यों बढ़ रही है, फील करते हैं। आप बताओ, आपने जब शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट किया, आप अगर शुरुआत से वीडियो देख रहे हो तो आपको धारिता का मतलब बताया क्या था, धारिता का मतलब जैसे कोई चालक है, इसे हम आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश अपने पृष्ठ पर इकट्ठा करता जाएगा और देते जाएंगे, इकट्ठा करता जाएगा। इस पृष्ठ पर जितनी जगह होगी उसमें आवेश इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आवेश लेने से क्या कर देगा, मना के भैया आप जगह हमारे पास खत्म होगी, अब आवेश हम नहीं लेंगे। इसका मतलब किसी भी चालक के पृष्ठ किसी भी चालक के पास पृष्ठ जितना ज्यादा बड़ा होगा, एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, जगह जितनी ज्यादा होगी, वो आवेश उतना ज्यादा धारण कर पाएगा। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा अधिक होगा उतना वो अपने ऊपर आवेश ज्यादा धारण कर पाएगी, तो धारता भाई आवेश धारण करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। एक चीज ये फील हो पाई। अब दूसरी चीज फील कराते हैं परावैद्युतांक वाली। परावैद्युतांक वाली आपको बताया है कि जैसे बीच की दूरी खाली है, वायु है, तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो
ये धन और ऋण जो इन प्लेटों पर उत्पन्न हो रहा है वो उस परावैद्युत पदार्थ पे भी आवेश प्रेरित हो जाएगा। कह सकते हैं कि उस पदार्थ पे भी आवेश इकट्ठा हो जाएगा, उसमें भी एनर्जी के फॉर्म में आवेश इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब खाली है तो आवेश एक एक मान लो 10 कूलम बन रहा है, और परावैद्युत पदार्थ भर दो तो उस पर भी आवेश प्रेरित हो जाएगा, तो आवेश और थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आवेश का मान थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो परावैद्युत पदार्थ में भी आवेश प्रेरित हो जाता है। इसकी वजह से धारिता या आवेश धारण करने की क्षमता और बढ़ जाती है। अब बीच की दूरी को ये इंपॉर्टेंट बात है कि बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने पर धारिता का क्या फर्क पड़ रहा है। देखो बीच की दूरी जितनी कम होगी, आप एक चीज तो यहां देख पा रहे हो कि दूसरी प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है वो पहली प्लेट के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उत्पन्न हुआ है। इस बात को आपको भूलना नहीं। अगर बेटा ये दूसरी प्लेट दूर होती जाएगी तो इस पहली प्लेट का जो धन है वो इसके जो ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा, वो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और आकर्षण बल कम होगा तो हो सकता है कि यहां पर इसके ऋण को अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए और इस पर ऋण आवेश ही कम उत्पन्न हो। और अगर इसका ऋण आवेश कम हो गया तो ये इसके विभव को कम बढ़ा पाएगी या आवेश कम इकट्ठा होगा, सरल सी बात। तो इस वजह से इन प्लेटों को हम क्या रखते हैं, कम से कम दूरी पर रखते हैं, नजदीक रखते हैं, जिससे इस प्लेट के पॉजिटिव का इफेक्ट इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी ओर क्या करता रहे, आकर्षित करता रहे। तो बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, कम से कम करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये तीनों बातें ये भी समझ में आई कि एरिया बढ़ाने पर धारिता क्यों बढ़ रही है, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्यों बढ़ रही है, बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने पर धारिता घट बढ़ क्यों रही है। ये भी चीजें आपको क्लियरली समझ में आई। अगला टॉपिक यही था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित का मतलब होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीजों की वजह से घट सकती है, बढ़ सकती है। प्रभाव का मतलब ये है, तो किन किन की वजह से घट सकती है, तो एक तो क्षेत्रफल, और दूसरा पदार्थ प्लेटों के बीच में रखे पदार्थ परावर्तन की वजह से, और तीसरा, ठीक है, तीसरा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के। तो बेटा ये समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं, एक तो एरिया, और दूसरा परावैद्युत पदार्थ, और तीसरा बीच की दूरी। तो आप इसमें कारण लिख सकते हैं, ये 2 नंबर में या 1 नंबर में कभी भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे घटाई जा सकती है। तो आप इन तीन की सहायता से धारिता को घटा और बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक डेरिवेशन, हिंदी वास्तव में मैंने सिखाने का प्रयास किया, वास्तव में आपको फील कराने का प्रयास किया, वास्तव में समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश कैसे इकट्ठा होता है, कैसे पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, ये सब कुछ आपको सिखाने का कार्य किया। इसी तरीके से अगर चीज़ें आपको सीखनी है तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। और हमसे डायरेक्ट भी जुड़ने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होगी, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमसे सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है वहाँ भेजिए, हम उनका उत्तर देंगे। ठीक है, वहाँ कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो आपसी में वो भी आप उत्तर डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ आपसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, सिखाने का जज्बा हम रखते हैं। ठीक है, आप बस सीखने आइए, हम आपको वास्तव में सिखाने का काम करें। चलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, आगे आपसे अगले सेशन में मुलाकात होती है एक और डेरिवेशन के साथ, इसी के अगले डेरिवेशन के साथ, बेहतरीन डेरिवेशन के बाद। ओके, थैंक यू।